सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछली बार महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसी महत्वपूर्ण घटना हो गई थी जिससे कि शिवसेना इसके दो गुट बन गए, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट। तो ये राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में आया था और आखिरकार फिर बीजेपी की तरफ ही ये सत्ता शिफ्ट हुई और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पर उस समय बहुत सारे चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, लेकिन एक इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा करने में बीजेपी सक्सेस क्यों हुई, सफल कैसे हुई? आखिर क्या कारण है कि शिवसेना जो इतना मजबूत संगठन महाराष्ट्र का था तो वो दो भागों में डिवाइड हो गया, और इसके लिए दोषी कौन है? इसके ऊपर हो सकता है कि अलग अलग अपना मेथड लोगों ने दिया हो और जो विचारवंत है उन्होंने दिया हो, लेकिन अगर शिवसेना में दो भाग हुए तो इसके लिए दोष शिवसेना को ही दिया जाएगा। अब वो कैसे? तो उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को समझना होगा। तो महाराष्ट्र में जो इसके संस्थापक रहे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, इन्होंने सबसे पहले मुंबई पर कब्जा करने का प्लान बनाया, सभी को पता है। और उस समय जो है तमिल और बिहारी मजदूरों को टारगेट किया गया और महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर, राज्यवाद के नाम पर आम जनता की भावनाओं का समर्थन लिया गया और समर्थन लेकर फिर मुंबई पे कब्जा किया गया। मुंबई क्योंकि बड़ा शहर है, उसका बजट भी ज्यादा है, उसके ऊपर कब्जा किया गया। तो अब मुंबई की तो सत्ता मिल गई। अब सत्ता मिलने के बाद में शिवसेना के सामने सबसे बड़ा जो बात थी वो ये थी कि उन्हें पूरे महाराष्ट्र पर की सत्ता हाथ में चाहिए थी। तो महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? तो बिहारी और तमिल वाला मैटर तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं चलाया जा सकता और उसके आधार पे तो पूरे महाराष्ट्र से वोट नहीं लिए जा सकते। तो फिर महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त करने के लिए जब गुना भाग लगाया तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि जब गुना भाग लगाया तो महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी थी, शरद पवार कांग्रेस के लीडर रहे। तो कांग्रेस का जो है महाराष्ट्र में काफी अच्छा दबदबा माहौल था। दूसरी तरफ बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी का कांग्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा पूछने वाले लोग नहीं थे। तो तब संभवतः शिवसेना ने यह सोचा कि बीजेपी ने पूरे भारत में हिंदुत्व का उपयोग करके भारत की सत्ता पर कब्जा किया है। तो बीजेपी ने हिंदुत्व का उपयोग किया, उस भावना का उपयोग किया, आम जनता की भावनाओं का, और फिर भारत की सत्ता पर कब्जा किया। अब महाराष्ट्र में तो बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस है मजबूत, तो क्यों ना महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मोर्चा हम हाथ में ले और फिर महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर संभाले। तो पूरे भारत में बीजेपी अगर हिंदुत्व के आधार पर सत्ता प्राप्त कर सकती है तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व के आधार पर हम भी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह संभवतः शिवसेना ने प्लान बनाया और बाला साहब ठाकरे इनको हिंदू हृदय सम्राट ऐसा करके कहा गया। तब यहीं पर मामला फंस गया जब उन्होंने रणनीति बनाई कि हिंदू के नाम पर हम, फिर जब बीजेपी पूरे भारत में हिंदू के नाम पे सत्ता प्राप्त कर सकती तो महाराष्ट्र में हमने करना चाहिए। तो अब इसमें पेच कैसे फंसा कि जो हिंदू जो मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है, तो हिंदू धर्म जो है वो मराठाओं का नहीं, वो ब्राह्मणों का धर्म है। तो ब्राह्मणों का उसके ऊपर कब्जा है, ब्राह्मण ही उसके सर्वे सर्वा है। तो जैसे ही इन्होंने अगर प्लान बनाया हिंदू के नाम का, तो अल्टीमेटली वो बीजेपी के फायदे का काम था। आप अगर
हिंदू के नाम का जो कोई भी संगठन बनाते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में बनाते हो, अल्टीमेटली फायदा आरएसएस को और बीजेपी को ही होगा। आप उससे कुछ प्राप्त कर नहीं पाओगे। तो हिंदू का मैटर चलाने से अल्टीमेटली वो बीजेपी के ही समर्थन में काम हो रहा था। अब ब्राह्मणों को ये बात नहीं समझ में आती, ऐसा तो है नहीं। और इतने सालों से वो भारत पे कब्जा किए हुए हैं और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, वर्चस्व है उनका बनाए हुए है, तो ऐसे तो नहीं बना के रखे होंगे। तो हिंदुत्व का जब प्रचार किया गया तो वो अल्टीमेटली बीजेपी को ही फायदा हो रहा था और उन्होंने फिर उसको चलने दिया। किसने? बीजेपी ने। चलाने तो बोल रहे होंगे, हमारी अगर नहीं सुनते हैं तो शिवसेना के नाम पर तो हिंदुत्व की सुनेंगे। वो मैटर चला हिंदू 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 के नाम पर। अब जब मैटर चला तो इसमें जो छुपा हुआ जो रहस्य है, वो रहस्य ये है कि मान लो मैं थर्ड व्यक्ति हूं, मैं हिंदू हूं, अब मुझे अगर डिसीजन लेना है कि मैं किसके साथ जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? जो बड़ा हिंदू संगठन है उसके साथ जाऊंगा या छुटका सा हिंदू संगठन है उसके साथ जाऊंगा? तो जो बड़ा हिंदू संगठन उसी के साथ जाऊंगा। तो बड़ा कौन है? तो वो हिंदू के नाम पे तो आरएसएस है सबसे बड़ा संगठन। आरएसएस है, बीजेपी है, तो मैं तो फिर आरएसएस बीजेपी में जाना प्रेफर करूंगा ना हिंदू के नाम पर। मैं शिवसेना में क्यों जाऊं? अगर शिवसेना हिंदुत्व को लेकर चल रही है तो फिर मैं थर्ड आदमी में शिवसेना में क्यों जाऊं? मैं बड़े हिंदू में जाऊंगा। तो इसे कहते हैं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो आप अगर हिंदू के नाम पर अपना राजनीति चलाना चाहते हो तो भाई बड़ी मछली ऑलरेडी है ना, तो वो तो आपको खा जाएगी। और वैसा ही हुआ, खाया उसने। तो इसमें बीजेपी की गलती है ये मुझे नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसमें बीजेपी की गलती है, इसमें शिवसेना की गलती है। हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने मामला आगे बढ़ाया। हिंदुत्व का जो पेटेंट है वो आरएसएस के पास है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अल्टीमेटली फिर वो आरएसएस और बीजेपी में ही जाना है। तब हिंदू हिंदू के नाम पर जब ये मैटर चला शिवसेना की तरफ से, तो शिंदे को उन्होंने पकड़ा और शिंदे गुट को साथ में लेकर वहां से वो विधायकों को तोड़ दिया। अब होना क्या चाहिए था कि विधायक टूटने के बाद केवल विधायक सिंगल चले जाने चाहिए थे, बाकी जनता उद्धव ठाकरे के साथ रहनी चाहिए थी। लेकिन जनता भी तो उसके साथ थी, लोग भी उसके साथ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे सामने अगर ये निर्णय लेने का समय आता है कि मुझे किस हिंदू के साथ जाना है, तो मैं बड़े हिंदू के साथ जाऊंगा, छोटे हिंदू के साथ क्यों जाऊंगा? तो हिंदू की इस साइकोलॉजी की वजह से, हिंदू के इस प्रचार की वजह से वो शिंदे गुट में चले गए। और जवाब उनके पास भी जवाब रहेगा, आप भी हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, वो भी करते हैं, तो जो बड़े हैं उनके साथ जाएंगे। धर्म ग्रंथों ने तो ब्राह्मणों को अथॉरिटी दी हुई है धर्म का प्रचार करने की, तो फिर धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस धर्म का आप प्रचार करते हो उस धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मणों को हमने सपोर्ट करना चाहिए, ब्राह्मणों के चरणों में जाना चाहिए। आप मराठाई लोगों के साथ काय के लिए आएंगे? ये भी तो बात आएगी ना। तो मूल रूप से हिंदुत्व का प्रचार करके शिवसेना ने ही बीजेपी को बढ़ाने का काम किया और फिर बीजेपी ने अनुकूल समय, अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया और उस अनुकूल परिस्थिति का फायदा उठाकर विधायक तोड़े और फिर शिवसेना का काम लगा दिया। तो ये जो है ये विचारधारा की कमी होने के कारण ऐसा हुआ। ब्राह्मण ये उस समय जानते थे जब से शिवसेना ने हिंदुत्व का प्रचार किया। आज नहीं तो कल ही हमारे पाले में आने वाला है मैटर। अब इससे जो है ये इससे सीखा जा सकता है। इन्होंने बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी, इनके दादाजी, उन पुरखों से सीखा नहीं। बाला साहब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे बहुजन विचारधारा के थे। उन्होंने बहुजनों के फेवर में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं वो गोबर में जो गेहूं के दाने पड़े होते हैं उसके समान है, जिसको उठा के खाना है खा लो। तो बहुजन की विचारधारा को छोड़कर इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा को फॉलो किया। उनके पिता प्रबोधन ठाकरे जो बहुजन विचारधारा, सत्यशोधक समाज की विचारधारा के थे,
वामन मेश्राम जी ने शिवाजी पार्क में कार्यक्रम लेकर बड़े माइक पर उस समय कहा था कि बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी है प्रबोधनकार ठाकरे, तो बाला साहब ठाकरे अपने पिताजी के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। तो उनके जो पुरखे है वो सत्यशोधक समाज का संचालन करने वाले और बहुजन विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले लोग रहे। अपने पुरखों के रास्ते पर न चलते हुए जो विदेशी लोग हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर ये परिणाम तो शिवसेना को भुगतना ही पड़ेगा। ये हुई पहली बात। तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो दोनों मछली है, यानी दोनों हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, तो बड़ा हिंदू छोटे हिंदू को तो अपने साथ ले लेगा ना। तो फिर इसका क्या उपाय है, इसका क्या रास्ता है? तो इसका रास्ता ये है कि उस मछली को, हम जो मछली बना रहे हैं या हम जो मछली है, उस मछली को ही मगरमच्छ बना लो। तो मगरमच्छ को मछली नहीं खा पाएगी, मछली मछली को खाती है, मछली मगरमच्छ को नहीं खा पाएगी। तो हमने क्या किया, बहुजन विचारधारा के लोगों ने मछली को मगरमच्छ बना दिया। वामन मेश्राम ने उस मगरमच्छ में बहुत सारे नुकीले दांत पैदा कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी विचारधारा, ऐसा संगठन बनाओ, ऐसी विचारधारा का प्रचार करो कि दुश्मन आपका यूज ना कर सके, दुश्मन आपके विचारधारा का नाम तक ना ले सके। अभी वामन मेश्राम जो प्रचार प्रसार कर रहा है, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस मुद्दे पे कोई ब्राह्मण बोलते हुए दिखाई दे रहा है? विरोध भी नहीं कर रहे, नाम भी नहीं ले रहे, शब्द का यूज नहीं कर रहे। तो शिवसेना ने अपने पुरखे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज और प्रबोधनकार ठाकरे, इन्होंने जो बहुजन विचारधारा दी थी, क्या सेठ जी भट्ट जी के विरोध वाली विचारधारा दी थी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में लड़ने वाली विचारधारा दी थी, शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में अपने फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार करने के बजाय उन्होंने शॉर्टकट अपनाया कि महाराष्ट्र में जो जनता है वो हिंदू धर्म को फॉलो करती है, तो हम भी हिंदू का नाम लेके फिर महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त कर लेंगे। तो प्राप्त तो की, लेकिन बीजेपी को या आरएसएस के ब्राह्मणों को पता था कि तुम एक बार ले लोगे, दो बार ले लोगे, बाकी फिर बाद में तो हमारे पास ही आना है ना। तो आई उनके पास। तो शॉर्टकट मारने का नतीजा है। अब अगर शिवसेना अगर फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा पर चलकर अगर सत्ता प्राप्त करना चाहती फिर तो लंबा समय लगता, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को तो फिर उस विचारों में कन्वर्ट करना पड़ता, उन्हें समझाना होता, उन्हें कैडर देना होता, उन्हें इतिहास बताना पड़ता। तो वो मुश्किल काम न करते हुए आसान काम की तरफ गए कि जब बीजेपी पूरे भारत में हिंदू के नाम पर सत्ता प्राप्त कर सकती है तो महाराष्ट्र की हम कर सकते हैं। इस शॉर्टकट के चक्कर में शिवसेना के ऐसे भाग हो गए। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सुनने वाले साथियों को ये बताना चाहता हूं कि दुश्मन की विचारधारा को लेकर आप सफल नहीं हो सकते। मेरे ये सारा वीडियो बनाने के पीछे का मकसद केवल इतना है कि दुश्मन की विचारधारा को लेकर आप सफल नहीं हो सकते, और सफलता के लिए शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना सेटअप खड़ा किया, उन्होंने 1921 में हिंदू धर्म संसद करके पहला संगठन बनाया था, तब से लेकर काम करते चले आए। 70 साल हो गए, 80 साल, 90 साल, वो जो इतने साल काम किए, उतने वर्षों की मेहनत उसके पीछे है। तो उनके बने बनाए विचारधारा, बने बनाए संगठन, बने बनाए सारा सेटअप बना हुआ है, उसका उपयोग करके आप कर लोगे और वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे महापुरुषों ने उनकी विचारधारा लेकर तो काम नहीं किया, इसलिए हमारे महापुरुषों ने अपनी विचारधारा डेवलप की, जिसे फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं। बाद में बहुजन की विचारधारा को उसमें ऐड किया गया, बाद में मूल निवासी की विचारधारा को ऐड किया गया। अभी सारे भारत में प्रचार हो रहा है कि हम इस देश के मूल निवासी नागवंशी लोग हैं। तो अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा अगर आप डेवलप करते हो तो फिर दुश्मन उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, कब्जा करने का सवाल ही नहीं है।
तो बामसेफ ने यही किया। बामसेफ ने अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा को डेवलप करने का काम किया। कल चलकर अगर बामसेफ से अलग होकर, ऐसा पहले भी हुआ, कुछ लोग अलग होकर अगर आरएसएस के साथ मान लो चले गए या बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आ गए, तो केवल एक व्यक्ति गया, पब्लिक नहीं गई। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी उस बहुजन विचारधारा को जानती है, और बहुजन विचारधारा को जानने समझने वाला व्यक्ति ब्राह्मणवादी विचारधारा में कैसे जाएगा? और जो जाएगा वो सिंगल जाएगा, पब्लिक लेके जाएगा नहीं, सिंगल जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। तो अगर मान लो शिंदे अगर बीजेपी के संपर्क में आ भी गया तो अकेला शिंदे जाना चाहिए था, सारे के सारे काय को गए? क्योंकि उनको वहां कोई अपना भय नहीं लगा कि जाने से हमारा कोई नुकसान होगा, हमारे समर्थक चले जाएंगे, ऐसा नहीं लगा। वो सिंपल सा था, आप भी हिंदू का प्रचार करते, वो भी हिंदू का प्रचार करते, तो बड़े हिंदू के पास जाने में ज्यादा अच्छा है। इसीलिए वामन मेश्राम ये पिछले 45 साल से जो बोल रहे हैं ना, 45 साल से संगठन 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 बनाने का काम किया। लोग ये कहते हैं कि तुमने आज तक एक पार्षद नहीं जितवाया, संगठन बनाया 550 जिलों में, 600 जिलों में, 5523 जिलों में। अरे पार्षद नहीं बनवाया, पार्षद बनवा के करोगे क्या शॉर्टकट मार के? और अगर इस विचारधारा पे चलकर अगर आपको मजबूत संगठन का निर्माण अगर नहीं कर पाए तो फिर तो वही हाल होगा जैसे शिवसेना का हुआ। तो ऐसा संगठन बनाने का क्या मतलब है? तो आगे चलकर हम उसे रोक नहीं सके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाने से। तो अपना अगर खड़ा करना चाहते हो, पूरे भारत की व्यवस्था आपके विरोध में है, और उसमें से फिर आप संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके जितने कम से कम संसाधन है उन साधनों का उपयोग करके आप अगर काम कर रहे हो और अपनी विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा कर रहे हो, तो ये कोई हंसी मजाक का काम है क्या? इसलिए इतना समय लगा वामन मेश्राम को। शॉर्टकट मारना है तो मारने वालों का क्या हश्र होता है, वो भी इससे देख ही लिया। शिवसेना के साथ जो हुआ उससे ही अखिलेश यादव ने सबक लेना चाहिए। अब पिछले बार चुनाव में उन्होंने कहा परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व। अरे सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ नहीं होता है, वो बीजेपी खा जाएगी तुमको खा जाएगी बीजेपी। वो बहन जी ने भी कहा था हम परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग सोचते किस तरीके से है। शिवसेना का उदाहरण हमारे सामने है, उससे सबक सीख लेना चाहिए। अरे अपनी आइडेंटिटी, अपनी विचारधारा अलग बनाए रखो, अपनी इमेज अलग बनाए रखो, तब तो बीजेपी या ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था के लोग हैं, उसका संचालन करने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो आपके संगठन में तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे, आपको आपके लोगों को खींच नहीं पाएंगे। आपको उसका कोई लेना देना नहीं। आपका ये सोचना है कि बस किसी ना किसी तरीके से यूपी की सत्ता हमें मिल जाए। अरे ऐसा करने से होता है क्या? हम कहते हैं कि विरोधियों ने, दुश्मनों ने कब्जा किया वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी तो 70-80 साल से 90 साल से लगातार मेहनत करते रहे ना। बिना मेहनत के उनको भी नहीं मिला ना। अछूतों को, शूद्रों को, जिन्हें वो अछूत कहते थे, नीच कहते थे, शूद्र कहते थे, उनको अपने फेवर में लाना आसान काम है क्या? हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके पास साधन संसाधन थे। साधन संसाधन होने के बावजूद भी उनको इतना समय लगा, लंबा समय लगा, 50 से 60 साल लगे। और आपको तो शॉर्टकट में सत्ता चाहिए, बस मुझे यूपी का सीएम बना दो, बस हो गया सारा मामला सॉल्व। और विचारधारा नहीं, उसकी बात मत करो। तो कितना समय लगेगा? फिर लोग पूछते हैं कब तक होगा साहब? वो मत बताओ, भाई यूपी का सीएम बनना है। तो ऐसा करने से नहीं होता है, अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा खड़ी करनी पड़ती है। और आज के समय में ये काम बामसेफ कर रहा है, इसलिए आम लोगों को भी ये जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर हमें किस तरफ जाना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए। ये
ऐसे विचार या सत्ता की लोलुपता के कारण जो शॉर्टकट अपनाते हैं या सत्ता की मोह माया रखकर शॉर्टकट अपनाने का काम करते हैं, उनके भरोसे आप बहुजन समाज का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। और टेम्पररी पार्षद विधायक सांसद कुछ दो चार आ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो हम जड़ सहित इस देश में नागवंशी मूल निवासियों का व्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं, वो ऐसे रास्ते से नहीं होने वाला है। इस बात को आप लोगों ने भी समझ लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनि।